अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूँ सबाशी। मैं हूँ महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले की। नून लीग ने साफ कह दिया है पार्टी कायद की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वतन वापस लौटेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले नवाज शरीफ का भी मजाक उड़ा रहे हैं। मियां साहब की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी है। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक कायद है, उसका नाम नवाज शरीफ है। हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपने इलाज को मुकम्मल करवाएं और जब उनके मुआलजीन इस बात का फैसला करें कि ही इज फिट टू गो, तो फिर वो एक लम्हा ताखीर किए बगैर वतन वापस आ जाएंगे। उनकी जिंदगी पर, उनकी सेहत पर ना सियासत की जा सकती है, ना कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। जो उनके इलाज की स्टेटस है और जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो अदालत के अंदर सबमिट कराई जाएंगी और उनके वकील करवाते हैं और करवाई भी हैं उन्होंने। तो लिहाजा उन रिपोर्ट्स के अंदर उनका इलाज, उनके हॉस्पिटल्स, तमाम तफसीलात अदालत को मुतला कर दी गई हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के इजलास में रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को वतन वापस न आने का मशवरा दिया है, जिसे नवाज शरीफ ने मान लिया है। वतन वापस नहीं आ रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ मलिक ने हमें ज्वाइन किया। आरिफ साहब कहिएगा, नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़ का क्या जवाब दिया है? जी, आज इनका पार्टी के नून लीग की पार्टी का इजलास था। जो ये इजलास है ये 2 दफ़ा इजलास हुआ है। एक कल इजलास हुआ, एक आज इजलास हुआ है। इसमें इजलास में बाकायदा तौर पर सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर मुशावरत की गई है और नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तमाम रहनुमाओं ने मुत्तफ़िका तौर पर कहा कि आप वापस ना आएँ, ये बेहतर होगा कि आप वहाँ पर रह कर अपना इलाज करवाएं और पाकिस्तान वापस ना आएँ। जिसके बाद नवाज शरीफ ने कहा कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि आप अभी पाकिस्तान वापस ना आए। जब साजगार माहौल होगा हम खुद तमाम पार्टी के रहनुमा आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान वापस हैं, अभी आप वहाँ पर अपना इलाज कराएं। लेकिन तमाम पार्टी ओहदेदारान मुत्तफिक थे कि नवाज शरीफ है वो वापस ना आए और ये जो मुशावरत की गई है पार्टी ओहदेदारान की, इसमें तमाम सूबों के ओहदेदार भी इस मुशावरत में शामिल थे। उन तमाम ओहदेदारों को इस नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर एतमाद में लिया गया है कि नवाज शरीफ वापस ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा और यही फैसला नवाज शरीफ को बताया और उसके बाद नवाज शरीफ मुत्तफिक हो गया कि वो वापस, वो राजी भी हो गए, एग्री भी कर लिया नवाज शरीफ ने। बेहद शुक्रिया आरिफ आपका। नून लीग के रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ को वतन वापस न आने का मशवरा पूरी पार्टी का मुत्तफिक का फैसला है। फैसले से पहले तमाम ओहदेदारों से मुशावरत की गई। ये मुशावरत हुई है पिछले 2 दिन में। तमाम मुस्लिम लीग के जो चैप्टर्स हैं हर सूबे के अंदर, उनसे मुशावरत हुई है और मुत्तफिका फैसला है कि मियाँ साहब अपने इलाज को तरजीह दें और इलाज मुकम्मल करवा कर वतन वापस आएँ। तो आपको बताएं, नून लीग के हवाले से आपको बता रहे हैं कि पार्टी कायद की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वतन वापस आएंगे। इस पर मजीद बात करते हैं। अहमद वलीद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, जिस तरीके से अब ये फैसला सामने आया तो नवाज शरीफ अब वतन वापस नहीं आ रहे हैं और जैसे कि उनकी पार्टी हमेशा से ये कह रही थी काफ़ी अरसे से कि जब हालात साजगार होंगे तो वो वापस आएंगे, क्या समझते हैं आप इसको, कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो हालात साजगार होंगे, दूसरा ये कि वो बीमार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बिल्कुल क्लियरली ये बताना चाहिए कि मुशावरत जो है वो ये उनके आने पे ना आने पे नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर्स उनको मना कर रहे हैं। अब ये बात ये है कि जवाब देना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे इन्होंने बताना है कि क्या वजह है, वो क्यों नहीं आ सकते। तो वहाँ पे ये तो मुशावरत नहीं होगी कि साजगार हालात होंगे तो फिर वो वापस आएंगे, बल्कि वहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वहाँ पे सबमिट करने हैं कि ये वजूहात हैं, डॉक्टर्स उन्हें मना कर रहे हैं कि वो ना आएँ। अगर नवाज शरीफ साहब ने पार्टी से मुशावरत की है तो उसमें क्या दलाइल बनेंगे कि वहाँ पे अगर मैंने पार्टी से मुशावरत की है, पार्टी मशवरा दे रही है कि वो पाकिस्तान ना आए। मेन चीज़ है कि अगर वहाँ पर सबूत जो पेश किए जाएंगे कि अदालत जो है वो मानेगी कि वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उनका इलाज कर रहे हैं और उनको ट्रैवल से मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। तो ये मेरा ख्याल है इनको ज़रा क्लियर रखना चाहिए कि क्या अदालत में उन्होंने सबमिट करना है, वहाँ पे क्या उन्होंने दलाइल देने हैं, तो उसके बाद ही पार्टी जो है
इस तरह तो पाकिस्तान में जो उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है वो बड़ा कमज़ोर होगा कि मुशावरत ये दी गई कि आप साजगार हालात नहीं हैं, आप पाकिस्तान ना आए। अभी साजगार हालात का क्या मतलब है? बिल्कुल अहमद वली साहब, यही तो सवाल है कि आखिर वो कौन से हालात है जिसका मुस्लिम लीग नून जिक्र करिए कि माहौल साजगार होगा या हालात साजगार होंगे। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके। फैयाज साहब, हमने देखा कि अदालत ने डिटेल्स मांगी थी नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से, और मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था कि कोरोना की वजह से उनका इलाज थोड़ा डिले हो रहा है। तो पीटीआई तो पहले ही इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी थी कि जैसे ही नवाज शरीफ को वापस आने का कहा जाएगा वो फिर से बीमार पड़ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज बिल्ली थैले से बाहर आई गई। वो कहते हैं ना, सवाल चना और जवाब गन्ना, ठीक है ना जी। अब इन्होंने कहा कि हालात साजगार होंगे तो आएंगे। ओ भाई, हालात साजगार का क्या ताल्लुक? अभी अहमद वली साहब बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे कि अदालत के फैसले के अंदर हालात साजगार का कहीं पे तज़किरा नहीं है। अदालत के फैसले के अंदर इनकी तबीयत का, इनके इलाज का, साजगारी का जनाब तज़किरा है। लेकिन बात वही है, ना इनकी तबीयत, ना इनकी जहनीत, ना इनकी सलाहियत, इनकी हर चीज़ खराब हुई है। और अब ये जो उन्होंने मशवरा दिया ना, बात मैं एक और कर दूं आपको, ये ना वापस आए तो फिर नून लीग दो हिस्सों में होगी। एक बेगम सफदर अवान साहब का ग्रुप होगा, एक जनाब शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप होगा। दोनों का, एक का रुख शमाल की तरफ होगा, दूसरे का रुख जनूब की तरफ होगा। नवाज शरीफ साहब के वापस आने में सबसे ज्यादा भला उनकी अपनी पार्टी का है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को भी पता है पार्टी के अंदर रखा क्या है मेरे लिए, जना मैं तो ताहयात और वाहयात नाहल हो चुका हूँ। तो अब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ये ड्रामा रचाया है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, अभी आई थिंक सो कि नेक्स्ट जो डेट दी हुई है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ना आए तो फिर इश्तिहारी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर इश्तिहारी का तमगा जनाब इनके सीने पे सज जाएगा। बाकी तमगे तो इनको सारे लग गए हैं, चोर के, कफन चोर के, डाकू के, टॉप 10 के, सिसिलियन माफिया के, गॉडफादर माफिया के, और इस तरह के 7500 जनाब पिछले 4-5 सालों में। तो ये आखिरी टैग रह गया था, तो फिर ये इश्तिहारी का टैग लग जाएगा। सुबह शुरू होंगे आप लोग भी और हम लोग भी, और रात तक जनाब टीवी चैनलों पे और अखबारों पे और पब्लिक में फिर इनकी जितनी इज्जत अफजाई होगी और जो रसवाई और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं हम हालात साजगार होने के हवाले से, तो एहसन इकबाल जहां पर ये बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इलाज डिले हुआ, वहीं कहीं उन्होंने ये भी शिकवा किया है कि ये जो मरियम नवाज के साथ हुआ, ये जो नैब कोर्ट में हो रहा है, अगर इस तरह के रवैये होंगे तो जब हालात साजगार होंगे तो फिर हम देखेंगे और फिर हम अपने पार्टी कायद को कहेंगे कि फिर आप यहाँ पर आइए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बात यह है कि ये जो नारोवाल के रफ्सू रकाना काछा के सुकरात है ना, जिनका भी आपने तज़किरा किया है एहसन इकबाल साहब, इनकी मंतक तो छोड़े ना, ये तो खुद जनाब सर के पाँव, सर के हर बाल से लेके पाँव के नाखून तक जनाब करप्शन में और एहतसाब में डूबे हुए हैं। इनको तो अपना जनाब मुस्तकबिल नजर आ रहा है। अब बात ये है कि ये कहते हैं कि बेगम सफदर अवान साहिबा के साथ जो चीज हुई और फलान, इनको तो पूरे इज्जत और एहतराम और प्रोटोकॉल के साथ जनाब इनका यहाँ पे एहतसाब हुआ है। एक टाइम पे 2-2 जनाब इनको छोटे गोश्त की डिशें पेश की गई हैं, 3-3 इनको स्वीट डिशें पेश की गई हैं। खलीफे की खताइयां जना ये जेल में बैठ के ये खाते रहे हैं, निहारी पाए और हरीसे और दही भले जना अपने शौक से, और जनाब तवा मच्छी ये जनाब अपनी शौक से मंगवा के खिलाते रहे हैं। और इनको कितना इज्जत एहतराम और प्रोटोकॉल दें। सही, ठीक। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, अहमद वलीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे शहर कायद की। कराची बदलेगा, शहर कायद की बिगड़ी हालत संवरेगी। वजीर आजम इमरान खान ने 1100 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया। कराची के दौरे पर कहा शहर कायद को पीने का साफ पानी देंगे, नालों की सफाई होगी, सीवरेज सिस्टम ठीक होगा, कचरा भी उठेगा, सड़कों की तामीर और ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हल किए जाएंगे। सर्कुलर रेलवे के अलावा मेट्रो बसेस भी सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी। वजीर आजम ने बारिश से मुतासर अफराद की बहाली में मदद का ऐलान भी कर दिया। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला। कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। दूसरा इशू नालों का है। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग बसे हुए हैं। तो ये भी हमने फैसला किया कि जो हमारी एनडीए में है वो नाले साफ करेगी और वो कर रही है। सबसे ज़्यादा ये बड़े वो लोग हैं जो कि गरीब तरीन लोग हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की। तीसरी चीज़ सीवरेज सिस्टम, ये भी एक कराची का बहुत बड़ा इशू है। आज फैसला हुआ है कि ये जो हम 1100
अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं। इसमें सीवरेज सिस्टम का भी टैकल किया जाएगा। कराची के जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें। कराची का जो सर्कुलर रेलवे है, ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन और जो भी बाकी लाइन्स हैं, ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है, ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। कराची के लोगों को बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा, हमारी सारी एग्रीमेंट्स हो गई। तो ये जो मैंने आपको सारे इनिशिएटिव्स 6 बताए हैं, ये हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेजेस ख़त्म हो जाएंगे। ताजी रहनुमाओं ने कराची के लिए वज़ीर आज़म का पैकेज खुश आइंद करार दे दिया। चेयरमैन AKG ग्रुप अकील करीम ढेडी ने एक समा से गुफ्तगू में कहा, इस पैकेज से कराची के मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखा देते हैं। इस वक्त जो पैकेज अनाउंस हो रहा है ना, ये इतना पैकेज है कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जिन चीज़ों पे ये लोग काम कर रहे हैं, अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो कराची जो कि पाकिस्तान का बिजनेस हब है, ये उससे ज़्यादा इनको रिटर्न करके देगा। और ये 40-45 साल से नाइंसाफी हम देख रहे थे, लेकिन मैं आज यकीन से कहता हूँ कि ये सारी नाइंसाफी दूर हो जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ काम होता हुआ दिखेगा, या सीवरेज इशू खत्म हो जाएगा, या पानी के इशू खत्म किए जाएंगे, यहाँ सर्कुलर ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, या आपके जो रोड्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कराची बहुत बड़ा है। कराची को जो पैकेज मिल रहा था वो बहुत छोटा था। अब मैं समझता हूँ अजाला होने जा रहा है। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर का कहना है कि अगर किसी ईमानदार शख्स के हाथ में फंड्स ना दिए गए तो कराची बेहतर नहीं हो सकेगा। माजी में फंड्स की बंदरबाट की जाती रही। फंड ऐसे हाथों से खर्च होना चाहिए जो माजी के हाथ ना हो। जिस तरह माजी में फंड्स को बेदर्दी के साथ खर्च किया गया और जिसमें इसकी बंदरबाट जिस तरह बदनवानी के साथ की गई, आइंदा इसका रास्ता रोकना होगा। अगर ईमानदारी से ये फंड खर्च ना हुआ तो फिर वजीर आजम की आमद मैं समझता हूँ कि नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन से ज्यादा नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हुनैद लखानी ने वज़ीर आज़म के दौरे को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि कराची के मामलात पर तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म ने कराची को तवक्कुआत से ज्यादा का पैकेज दिया। ये हमारी तवक्कुआत से ज्यादा बड़ा पैकेज है। इंशाअल्लाह NDA में डिलीवर करेगा। और इसमें सबसे ज्यादा खुशाइन बात यह है कि तमाम की तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, सब एक पेज पे हैं। कराची आगे बढ़ेगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। MG पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान कहते हैं कराची को वापस तरक्की के रास्ते पर डालना है। बिजनेस कम्युनिटी मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म है। स्टॉक मार्केट जो है वो एक ओवरऑल इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है और ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कंपेयर टू बहुत सारे और मुल्कों से जो है एक बेहतर तरीके से इस सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस जो कोविड-19 की वजह से हुआ उससे निकल रही है और आगे बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह आप लोग कह रहे थे कि जो इकोनॉमिक इंजन है एक पाकिस्तान का, कराची, इसकी भी डेवलपमेंट का जो आज डिस्कशंस हो रही हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑल्दो PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और पूरी दुनिया से लोग इस पे ट्रेड करते हैं, मगर इसका हेड ऑफिस और इसका दिल जो है वो अभी तक कराची में है। तो कराची के जो चैलेंजेस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इम्पैक्ट करते हैं। 40 से 50 करोड़ रुपए हमारे लग चुके हैं यहाँ पर, हमने सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया मेरा शहर, सड़कें बनी नहर, टूटा है कहर, अब होता नहीं सबर, कोई तो लो खबर। ये हुकूमत है, ये हमारी जिंदगी खराब कर दी है पूरी, आंखें बांधे अंधे हैं वो लोग। कहाँ है हुकूमत? खाना नहीं है पेट में। ये उजड़ रहा है, बिखर रहा है, सिसक रहा है, बिलक रहा है। कराची तो अब वो कराची नहीं रहा, अफसोस होता है बात। बस अब कमान लो, इसे फिर संभाल लो। मिशन कराची।
कराची पर बादल गरजे बरसे, शहर तहस नहस हो गया, इल्जामात की बौछार हुई, पुलों से पानी गुजर गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सिंध और विफाक एक सफ़े पर आ गए। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए कमेटी की क़यादत वज़ीर आला को सौंप दी। मस्बत तब्दीली पर एक नज़र डालेंगे इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी में तब्दीली आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंच गए। न वफाक रहा, न सूबा रहा। कराची के लिए सब एक सफ़े पर नजर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल के लिए अलहदा कमेटी भी बना दी। मुराद अली शाह कमेटी की क़यादत करेंगे। प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे PCIC होगी, जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब यह है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे और पाकिस्तानी फ़ौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो सफाई करनी है और ये जो फ्लड्स के अंदर इनकी बहुत बड़ी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। वफाक, सूबा और फ़ौज की मदद, उम्मीद है अब कराची बदलेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, बड़े पैकेज का ऐलान हुआ है कराची के लिए, विफाक और सिंध ने हाथ मिला लिए हैं, क्या तब्दीली आने जा रही है कराची में? जी जनाब, वज़ीर आज़म साहब के भी वादे पूरे हो गए, आपके समा के भी कोशिशें रंग ले आई। आप लोगों ने भी बड़ा हाईलाइट किया था कराची के इशूज़ को, और देखें कि वो सारी चीज़ें हैं कि जिसको हम हमेशा से कहते रहे कि कराची के इशूज़ हैं, कराची के इशूज़ हैं, कराची के मसाइल हैं। 12 साल से हम ये कहते रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि जब हमने देखा कि काम नहीं हो पा रहा तो वज़ीर आज़म साहब को मैदान में आना पड़ा, और आज ये फाइनल डिसीजन हो गया है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो मिलकर कराची के मसाइल को हल करेगी। और जिसमें लीड ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत ने ली है, एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। और वो तमाम मसाइल देखें, आपको दुनिया में कभी भी वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करते हुए नजर नहीं आएंगे कि वो एक शहर के कचरे उठाने के लिए फिक्रमंद हैं, वो गंदे पानी की निकासी के लिए परेशान है, वो बसों के लिए परेशान है, वो रोडों की टूट फूट के लिए परेशान है। तो वज़ीर आज़म साहब ने आज ये साबित किया कि वो कराची के वज़ीर आज़म है, कराची के लिए फिक्रमंद है, सूबे सिंध के लिए फिक्रमंद है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरे कराची को मैं मुबारकबाद दूंगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है। तो आज सूबे सिंध के लिए बहुत खुशी का दिन है। और अब हम जो पीपल्स पार्टी से मांगते हैं, सिर्फ ईमानदारी मांगते हैं, नेक नियति मांगते हैं, सिंसियरिटी के साथ उन्होंने काम करना है। और अच्छा, खुर्रम शेर जमान साहब, जहाँ पे ओवरऑल मीटिंग में वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी फोकस किया है कि अब इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वहीं हम ये जानना चाहेंगे कि आइंदा भी निगरानी के लिए आते रहेंगे प्राइम मिनिस्टर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने बार बार कही, आपने ठीक कहा, इम्प्लीमेंटेशन की होता यह है कि कानून तो बन जाते हैं, वादे भी हो जाते हैं, फिर वो पूरे नहीं होते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने इसी बात को फोकस किया, और सबसे बड़ी बात है कि टाइमलाइन वज़ीर आज़म साहब ले चुके हैं। इनफैक्ट टाइमलाइन दे चुके हैं कि 2023 से पहले, आप यही कह लेंगे नेक्स्ट इलेक्शन से पहले, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी इनिशिएटिव्स हैं, ये सारे मुकम्मल हो जाएंगे, चाहे इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो रोडों की मरम्मत हो, चाहे वो पानी का हो। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो शायद वज़ीर आज़म साहब जिक्र करना भूल गए, इसके अंदर कराची का जो सबसे बड़ा मसला है वो K4 का मसला है, जो पीने का पानी है। और K4 जो है वो फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसको खुद लेके जाएगी, इसको टोटल फाइनेंस करेगी और उसको मुकम्मल भी कराएगी। ये जिम्मेदारी पूरी अब वफाकी हुकूमत की होगी। बिल्कुल खुर्रम साहब, और K4 के साथ साथ के इलेक्ट्रिक का भी एक मसला है जिस पर हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत गौर भी करिए। बेहद शुक्रिया समा से गुफ्तगू के लिए। आपको बताएं कि कराची मसालिस्तान बन चुका है, पानी है ना बिजली, सीवरेज का निजाम दम तोड़ चुका है। हालिया बारिशों ने रहा सहा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तहस नहस कर दिया। मुल्क के सबसे बड़े शहर के मसाइल पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। मईशियत में रीढ़ की हड्डी, कराची की अनोखी कहानी। ये बहते गटर, साफ पानी को तरसते आवाम, टूटी फूटी सड़कें, बिजली का बुरान। हैरत का मकाम यह है कि जिस मेट्रोपॉलिटन शहर में बल्दियाती निज़ाम नहीं, जहां आवाम का बस नहीं चलता, उस शहर में एक सरकारी बस तक नहीं चलती।
शहर कायद को चिंचियों का शहर बना दिया गया। लोकल ट्रेन किस्सा माजी बनकर रह गई। हद तो ये है कि इतने बड़े शहर में कहीं पब्लिक टॉयलेट नहीं, बगैर मनसूबाबंदी के इमारतों का जंगल आबाद कर दिया गया। नतीजा सीवरेज निज़ाम की तबाही की सूरत में निकला। कचरा उठाने में सुस्ती, साल साल नालों की सफाई न होने से बारिशों में शहर का शहर डूबने लगा। कराची मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। जो पूरे मुल्क को देता था, अब उसके पास कुछ देने को बचा ही क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त हैं कि वफाक क्या कर रही है। सिंध हुकूमत कुछ नहीं करेगी, शहरी हुकूमत भी कुछ नहीं करेगी, तो फिर किसको बुलाएं, किसको कहें जाकर संभालो कराची को। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ख्वाहिश जाहिर की है कि 1100 अरब रुपए से कराची में जल्द तरक्याती काम शुरू किए जाएं। विफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। वजीर आज़म से मुलाकात के बाद गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए MQM से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना था कि K4 और S3 के मंसूबे और ट्रांसपोर्ट के मामले पर भी बात हुई। कुछ मंसूबे 1 साल और कुछ 3 साल में मुकम्मल होंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि तमाम लोग, जैसे कहते हैं कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और जो मुख्तदर हल्के हैं, तमाम लोग एक पेज पे मौजूद है। इम्पॉर्टेंट बात ये कि 6 डिफरेंट कंपोनेंट पे बात हुई है कि पानी का मसला कराची के लिए कैसे बेहतर किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे हल किया जाएगा, सीवरेज का निज़ाम कैसे बेहतर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम और साथ साथ जो बड़ी सड़कें और इंटरनल सड़कें उनको कैसे बेहतर किया जाएगा। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने शिकवा किया कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले पर मुशावरत नहीं हुई। उम्मीद है वो दयानतदारी से काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर साहब के ऊपर जैसे हमसे मुशावरत नहीं हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदारी से, फ़ालियत के साथ और पूरे शहर के लोगों को एक नज़र से देखते हुए अपना काम अंजाम दें जब तक वो इस जिम्मेदारी पर मौजूद हैं। फैसल सब्जवारी का कहना था कि कराची कई 100 अरब रुपए जमा कराता है। जो वादे किए गए वो कराची का हक है। पैकेजेस के ऐलान से कराची वालों की किस्मत नहीं बदल सकती। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, सूबाई हुकूमत ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर यही निज़ाम रहा तो फंड्स मिलने के बाद भी सूरत हाल नहीं बदलेगी। ये पैकेज तो नहीं पता कि भाई ये कब मिलेगा, इसके प्रोजेक्ट कैसे अप्रूव होंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई आकर जो है वो आपको 800 अरब रुपए दे दे। ये तो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होते हैं ना। अभी क्या प्रोजेक्ट बन गए जो ये अनाउंसमेंट हो रही है, क्या ये प्रोजेक्ट सारे बन गए हैं? फिर ये मिलेंगे तो उसके एग्जीक्यूशन कौन करेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर यही निजाम रहता है जहाँ पर वजीर आला पानी और सीवरेज की लाइनों का इंचार्ज हो, जहाँ पर वजीर आला ने एक जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना रखी हो, जहाँ पर सूबाई हुकूमतों ने सारे जो है डिपार्टमेंट बेदखल कर दिया हो और फिर ये पैसे मिले, तो फिर इस पैसे का कोई फायदा नहीं है। ये जो कराची में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इस तबाही बर्बादी के बाद, अगर इसको आप अवेल नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही जाने देंगे जहाँ पर मीडिया जो वो कंसर्न हुआ है, आर्मी चीफ कंसर्न हुए हैं, जुडिशरी के चीफ जस्टिस कंसर्न हुए हैं, और आज भी अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीजों को अंडर द कारपेट डाल दिया जाए और सिर्फ टेक्निकल चीजों को पैकेजेस की अनाउंसमेंट के बाद अगर फंडामेंटल डिसीजन इसकी ठीक नहीं किए जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बदकिस्मती होगी। कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज पर शहरी मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। कुछ ना उम्मीद है तो किसी ने कहा मायूसी कुफ्र है। अगर ये काम इनको करना होता तो ये बहुत पहले ही कर देते, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ आएंगे वही खुद आके काम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आपको इन्हीं लोगों से लेना है ना। नाउमीदी कुफ्र है, उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को अच्छी। हो सकता है इमरान खान साहब लगा देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब एक ईमानदार आदमी है, करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, वो इंशाल्लाह लगा देंगे। कोई बंदा नहीं है कराची की सुनने वाला, कोई बंदा नहीं है कराची को देखने वाला। ये सिर्फ ऐसे ही हैं, पेपरों में पैसे आएंगे, मिलेंगे कुछ भी नहीं। पिछली गवर्नमेंट इसके आधे भी खर्च कर देती तो ये सूरत हाल नहीं होती। तो लेट्स होप टू बेस्ट कि शायद अल्लाह करे लग जाए। कराची की फनकार बिरादरी वज़ीर आज़म के दौरे पर मुआशी हब के लिए फिक्रमंद नजर आई। गुलकार फ़ख्र आलम बोले, कराची को हर लिहाज से मॉडर्न बनाकर दुनिया के सामने मिसाल बनाना है। अदाकार मानी ने हुकूमत से पिछले फंड्स का हिसाब मांग लिया। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने कराची वालों से इजहार यकजहती किया।
गंदगी, सीवरेज का पानी, बदबू और कचरे के ढेर। कराची की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर अदाकार मानी तशवीश में मुब्तला। स्पेशल ट्रांसमिशन मिशन कराची में शहर की बेहतरी के लिए सिर्फ फंड्स को नाकाफी करार दे दिया गया। वो पैसा जो आए वो ईमानदारी से यूज हो। आप 50 करोड़ अरब का भी बजट रख देंगे ना, ये खत्म हो जाएगा। 162 अरब कहाँ है? 162 अरब पहले भी तो किए थे, वो किधर रहते? इसको ऑनेस्ट क़यादत मिलनी चाहिए। गुलकार फखरे आलम ने कहा 20 साल से कुछ नहीं बदला, माशी हब की हालत बदलने के लिए अब इक़दामात उठाए जाएं। पैकेजेस तो पहले भी बहुत दफा अनाउंस हो चुके हैं। आपको जो भी करना है वो ठोस इक़दाम लेने हैं। आपने एक मॉडर्न शहर बनाना है जो दुनिया के दूसरे मॉडर्न शहरों के साथ कम्पीट कर सके, जहां पर आप लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। बारिश से तबाही पर गुलकार राहत फतेह अली खान भी परेशान। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। 24 सितारों का कहना है खुदा ने शहर को बड़ी आफत से निकाल लिया, अब सही मानों में काम करके इसकी रौनकों को बहाल किया जाए। सिंध के जियाले वजीर इत्तलात नासिर शाह का कहना है कि कराची में मंसूबे 3 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। पैसों की बंदरबाट पर बाद में बात करेंगे, अभी सब मिलकर काम करेंगे। कराची के मसाइल वफाक की मदद से ही हल होंगे। इसमें अगर आप बाइफर्गेशन पे छोड़ दें, इस वक्त अच्छी सिंध की तरफ हमने जाना है, मिलकर काम करना है। और आज का दौरा प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और काम में बेहतरी आएगी। कराची के बहुत से मसले हल होंगे, क्योंकि एक जो असल इशू है कि सिंध गवर्नमेंट के साथ KMC या दीगर जो भी हमारे एरियाज़ हैं उनके साथ कंटोनमेंट बोर्ड, DHA, KPT, रेलवे और दीगर बहुत सारे इदारे हैं जो उसमें शामिल हैं। और अगर जब फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे हों तो तब मसले हल होते हैं, अदरवाइज हिंड्रेंसेस आती हैं। और इसमें अहम इदारों के लोग भी शामिल हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। पैसों की बंदर बांट में बाद में पड़ेंगे, लेकिन सब मिलकर काम करें। तो ये जो मंसूबे 1100 अरब के हैं, ये मुकम्मल हो जाएंगे 3 सालों के टाइम में? इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे और इसमें और भी मजीद इजाफा होगा। ये तो इनिशियली 1100 अरब है, इसमें मजीद की भी जरूरत है और वो भी मिलेंगे इंशाल्लाह। कराची का अहम मसला बिजली का मसला है। असद उमर कहते हैं विफाक संजीदगी से देख रहा है कि के इलेक्ट्रिक के मामलात मौजूदा इंतजामिया के पास रहें या नहीं। ताहम सूरत हाल ऐसी हो गई है कि के इलेक्ट्रिक के इंतजामात हुकूमत अपने हाथ में ले ले। आप ऑर्डर देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात सादर किए हैं, वो जो 4 पॉइंट्स हैं 1 सितंबर की पेशी के अंदर, उसमें से एक ये भी है कि जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं, जो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस के अंदर जो मुख्तलिफ क्लॉज हैं उसके अंदर, अगर उसमें भी कोई तरमीम की ज़रूरत है तो वो की जाए। और मैं अभी इनसे यही कह रहा था कि हमारे पास अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो हैं जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। साबिक चेयरमैन नेपरा फजलुल्लाह कुरैशी का कहना है कि हुकूमतों को आलमी मुआहिदों की पासदारी करना लाजमी होता है। किसी इदारे का कंट्रोल ऐसे नहीं संभाला जा सकता कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठकर हुकूमती नुमाइंदे मामला ठीक कर सकते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, जब आपने सेल किया, एक बाहर की कंपनी ने लिया है, खरीदा है और गवर्नमेंट ने खुद अपने हिस्से बेचे हैं उधर, तो उसका 60% शेयर तो उनका है, एबराज ग्रुप जो है। ऐसे आप इन कंट्रैक्ट से बाहर नहीं आ सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठें, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से 25% जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स हैं। आप ऐसे उनको आउट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं हो सकता है कि ऐसे जस्ट यू टेक ओवर समथिंग। सियासी तौर पे मसले हल नहीं हो सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली हल हो सकते हैं। प्रेसिडेंशियल आर्डर या फोर्स मेजर डिक्लेयर करके आप टेक ओवर कर लें, तो इसका जरा इंटरनेशनल मार्केट में खराब असर जाता है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि NFC अवार्ड के लिए दिन रात गला फाड़ने वाली पीपल्स पार्टी सूबाई फाइनेंस कमीशन पर बात क्यों नहीं करती। बोले कराची के मसाइल का हल लोकल गवर्नमेंट और आर्टिकल 140A का नफाज है। सभा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने शहबाज शरीफ और जरदारी की सियासी सरगर्मियों को मुझे बचाओ मुहिम करार दे दिया। असल मसला है वो जब तक हमारे गवर्नेंस के सिस्टम हम उसको रीडू नहीं करते हैं, हम जो सिंध की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की लेट से जो पॉलिटिकल हुकूमत है, वो NFC अवार्ड के लिए दिन रात गला फाड़ते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के लिए वो बात नहीं करते हैं।
जब तक अजला को, डिस्ट्रिक्ट्स को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, कराची के जो मसाइल हैं उनका जो मुस्तकिल हल है वो बहरहाल आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन है और लोकल गवर्नमेंट का इफेक्टिव होना है। बाकी ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। पहले भी 162 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिए थे, आज ज़ाहिर उनमें इजाफा होगा, मजीद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देंगे। कोऑर्डिनेशन चाहिए वफाकी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में और एक मुकामी हुकूमतों में। शहबाज शरीफ हों, आसफ जरदारी साहब हों, इनकी जो तमाम मुहिम है वो ये है कि मुझे बचाओ, और इनके बच्चे जो हैं वो अबू बचाओ मुहिम में लगे हुए हैं। और तो देखें कोई ना कोई अपोजिशन की कोई इस वक्त कोई नैरेटिव है, ना कोई बयानिया है, ना कोई अवाम के लिए कोई प्रोग्राम है। सियासत में तो खैर कभी भी ना दूरियां मुस्तकिल होती हैं ना नज़दीकियां मुस्तकिल होती हैं। कोई भी कभी भी कम बैक कर सकता है। बाजवा साहब का और बाकी केसेस का फ़र्क यह है कि वहाँ चार्ज फॉर्मलाइज हुए थे। देखें इस तरह से इस्तीफ़ा नहीं हो सकता। इस तरह तो कोई भी बंदा जो है जो सियासत में है उसको जो है वो रोज़ कोई कह देगा आप इस्तीफ़ा देते हैं, इस तरह तो नहीं होता। जो चार्जेस जब तक फॉर्मलाइज ना हो, इन्वेस्टिगेशन ना शुरू हो, इस्तीफ़ा क्यों देना। दरियाए सिंध में मुख्तलिफ मुकामात पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू और सक्कर बैराज पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए कुनहार में बह जाने वाले नौजवानों को रेस्क्यू एहलकारों ने रस्सी की मदद से निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। दरिया सिंध में लैया और बकरी अहमद खान के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी करीबी आबादी में दाखिल हुआ तो इलाका मकीन घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इंतजामिया मुतासरीन की मदद के लिए पहुंच गई। डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाके के करीब दरिया सिंध के कटाव से मुकामी मस्जिद को नुकसान पहुंचा। गुड्डू बैराज के बाद सक्खर बैराज पर भी हाई अलर्ट। इंतजामिया ने दरिया सिंध में 8 सितंबर से हाई फ्लड की वार्निंग जारी की है। हालिया बारिश और सैलाब की वजह से बलोचिस्तान और सिंध को मिलाने वाले पुल की बुनियाद खोखली होना शुरू हो गई है। सऊद बिन मुर्तजा अपनी रिपोर्ट के साथ। हब चौकी के करीब सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला पुल कांपने लगा। तूफानी बारिशों और सैलाबी पानी के तेज बहाव ने पिलर्स की बुनियादें खोखली कर दी। पुल से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां और हैवी ट्रैफिक गुजरता है। बुनियादें कमजोर पड़ने की खबर जंगल में आग की तरह फैली तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम भी जाए वक़ूअ पर पहुंच गए। फिलहाल किसी किस्म के खतरे का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ताहम इंजीनियर्स को बारीक बीनी से जायजा लेने का टास्क सौंप दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पुल की हालत से आला हुकाम को भी आगाह कर दिया। जीएम को लिखे गए खत में डायरेक्टर मेंटेनेंस ने कहा कि पुल की तामीरात फौरी कराई जाएं या नया पुल बनाया जाए। लाहौर में हालिया बारिशों के बाइस कई सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को आम तरफ में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सत्तार। मॉनसून बारिशों का हालिया सिलसिला सड़कों की हालत खराब कर गया। सर्कुलर रोड पर पानी खड़ा होने से गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। जोड़े पुल के करीब बहार शाह रोड के मनाजिर भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। जरार शहीद रोड के हालात पहले से ही खराब थे और बारिश के बायस ये मजीद बैठ गई है। यहाँ से लेके वो जोड़े पुल रोड तक समझ लें कि हम मौत के मुंह से जा रहे हैं। जब बारिश होती है तब तो यहाँ पे हालात बड़े बुरे हो जाते हैं और यकीन कीजिए यहाँ पे 3-3 फुट पानी होता है और गाड़ियों की बुरी हालत हो जाती है। इन सड़कों के इतराफ दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं खराब सड़कों की वजह से खरीदार यहाँ आना कम हो गए हैं। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इस सड़क का कुछ किया जाए। इसकी वजह से हमारे कारोबार बहुत मुतासर हो रहे हैं। अहम सड़कों के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कई छोटी सड़कें भी शदीद बारिशों के बायस तबाही का शिकार हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। लाहौर से ही खबर है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल रिक्शे को कुचल डाला। हादसे में गारमेंट फैक्ट्री के 5 मुलाजिम जाम बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। रोजी कमाने के लिए निकलने वाले 5 मेहनतकश मौत के मुंह में चले गए। हादसा पेश आया रायबंद रोड पर भुप्तियां चौक के करीब, जहां तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल रिक्शे को रौंद डाला। तमाम मेहनतकश मुकामी गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करते थे। सुबह ये अपने क्वार्टर से जा रहे थे फैक्ट्री की तरफ, तो यू टर्न लेने लगे। वहाँ से डंपर ने इनको हिट किया। 7 लोग थे ये रिक्शे में।
ये 5 लोग एक्सपायर हो गए हैं, बाकी 2 बचे हैं, वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल हैं। जाम भाग होने वालों में रिक्शा ड्राइवर शहजाद, खानेवाल का जाहिद, उकाड़ा का जरियाब, जबकि फैसलाबाद के फारूक और हसनैन शामिल हैं। हुकूमत से अपील है कि इनका जल्दी से जल्दी उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हादसे का सबब बनने वाला डंपर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मय्यतें बुरसा के हवाले करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।